आज हम लोग समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामाजिक रूप से वंचित बालकों के बारे में अध्ययन करेंगे। वंचित क्या है? वंचित का मतलब सीधा सीधा है कि जो लोग समाज से दूर हैं, समाज से वंचित कर दिए गए, समाज पे जिनका कुछ भी नहीं है, वे सभी वंचित लोग हैं। तो अगर हम अपवंचन का अर्थ देखें, अपवंचन क्या है? अपवंचन का मतलब ये है कि समाज में कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामान्य लोगों के अनुरूप उत्थान नहीं कर पाते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो समाज के अनुरूप अपना उत्थान नहीं कर पाते हैं, वे सभी अपवंचन में आते हैं। वो पिछड़ जाते हैं, उनके पास समुचित साधन नहीं होते, उनके पास सुविधाएं नहीं होती, और सुविधाओं के साथ साथ वो इससे विमुख होते हैं। तो जो ये विमुख होते हैं, इसी को वंचित वर्ग या अपवंचन कहा गया है। तो अगर हम देखें, पोलमैन ने वंचन की व्याख्या की है कि वंचन जो निम्न स्तरीय जीवन दशा, जो निम्न स्तरीय जीवन दशा है, उस पर या उसके विलगाव की ओर संकेत देता है, उसका विलगाव के बारे में बात करता है। तो जो कुछ व्यक्ति होते हैं जो जिनको वो सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है, उसका है कि सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग ना ले पाए। वास्तविकता में अगर हम देखें तो वंचित वर्ग है क्या? वंचित वर्ग वह वर्ग है जो समाज की मुख्य धारा से विमुख हो जाता है, जो समाज की मुख्य धारा से अलग है, वही वंचित है। अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि संविधान में भी ऐसी व्यवस्थाएं की गई कि जो एक विशेष वर्ग है, जो समाज से अलग है, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए संविधान में भी व्यवस्थाएं की गई हैं। और वास्तविकता देखी जाए तो संपूर्ण विश्व में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो वंचन में हैं, जो लोग प्रभावित हैं। अब वंचित लोगों का रहन सहन का जो स्तर होता है वो बड़ा निम्न होता है, उनका स्तर बड़ा, चूँकि वो समाज से दूर होते हैं, उनको समाज की गतिविधियों के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ नहीं हो पाती हैं, इस कारण वो लोग उससे दूर रहते हैं। अब जो अपवंचन के बेसिस है, अपवंचन के आधार क्या है, किन किन आधारों पर अपवंचन होता है? तो अपवंचन के आधार क्या है? पहला लिंग के आधार पर, दूसरा जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, और अक्षम व्यक्तियों के आधार पर। 4 तरीके हैं अपवंचन के। तो अगर हम अपवंचन की बात करें तो सबसे पहली हमारी बात आती है लिंग के आधार पर। तो हमारा समाज जो है, हम अपने समाज के बारे में देखें तो समाज लिंग के आधार पर 2 भागों में बटा हुआ है। और ये जो 2 भाग बटे हुए हैं हमारे समाज के अंदर, इनको अगर हम ठीक प्रकार से देखें तो हमारे समाज में पुरुष और महिलाओं के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत ज़्यादा अंतर है। कहीं पर भी बच्ची पैदा होती है तो उससे पूरा परिवार नाराज हो जाता है, और वहीं पर भी अगर बेटा पैदा होता है तो परिवार में खुशियाँ मनाई जाती हैं। तो हमें देखना यह है कि ये जो अपवंचन की स्थिति है लिंग के आधार पर, इसको कैसे दूर किया जाए। अगर हम देखें तो वैदिक काल में अगर हम जाते हैं तो वैदिक काल में भी देखें तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का अगर हम अध्ययन करते हैं तो ऋग्वेद में भी बहुत सी ऐसी युक्तियां दिखती हैं जो ज़्यादातर महिलाओं के विरोध में है। अगर हम मैत्रेयी संहिता की बात करें, मैत्रेयी संहिता को आप पढ़ें तो मैत्रेयी संहिता में भी महिलाओं को झूठ का अवतार कहा गया है। तो इस तरीके से जहाँ तक हम वेदों शास्त्रों में भी अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। ऋग्वेद में कुछ जगहों पर स्त्रियों को 10 की सेना का अस्त्र शस्त्र कहा गया है। वैदिक काल में भी कहीं ना कहीं स्त्रियों को जो है नीची दृष्टि से देखा गया है। और मध्यकाल में आते आते इनकी दशा अत्यंत शोचनीय हो गई थी, और उस समय हम जानते हैं पर्दा प्रथा, सती प्रथा, इसके साथ साथ पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, ये इस तरीके के बड़े कठोर नियम स्त्रियों के लिए बना दिए गए, और जिससे कि हमारा देश जो है, हमारा समाज जो है, वो अशिक्षा की तरफ बढ़ता चला गया, अशिक्षा के साथ जाने लगा। अब हम अगर देखें अनुच्छेद 21 और 22,
21 और 22 में हर व्यक्ति को इज्जत के साथ जीने का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। महिला व बच्चे किसी भी देश की वास्तविक पूंजी हैं, उनके विकास से ही देश की प्रगति होती है। इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। दूसरा है जाति के आधार पर। तो अगर हम जाति के आधार पर जाते हैं तो जाति के आधार पर जाति शब्द जो है वो जनि शब्द से बना हुआ है। जात शब्द संस्कृत की जनि से बना हुआ, और जनि का मतलब होता है जन, और अगर उसमें एक प्रत्यय लगा दिया जाए तो मतलब सीधा सा है लोगों का एक समूह, वही जाति है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो एक गांव में स्थित परिवारों को का ऐसा समूह जो वास्तव में अपनी बड़ी जाति इकाई का अंग होता है, वो जो है ग्रुप है। इसकी परिधि जो है ज़्यादातर 20 से 25 माइल की होती। 20 से 25 मील पर कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर लोगों के रीति रिवाज बदलते हैं, पानी बदलता है, सब कुछ बदल जाता है। तो क्षेत्र में जात की एक विशिष्ट आर्थिक और सामाजिक मर्यादा होती है जो उनके सदस्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होती रहती है। ये मर्यादा धार्मिक संस्कार, सांस्कृतिक परिष्कार और आर्थिक स्थिति के आधार पर निर्धारित होती रहती है। अब अगर हम क्षेत्र के आधार पर बात करें तो क्षेत्र में मुख्य धारा से अलग किया गया है, जैसे पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जातियां, इन सब में भी जो है अस्पृश्यता के साथ ही इनको दूर रखा गया। इनको माना गया कि बहुत पिछड़े लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, और इनको हमेशा समाज से दूर रखा जाए। समाज के एक वंचित वर्ग के साथ इनको रखा जाता है। ये जो भी जातियां हैं सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई होती हैं, जैसे कुम्हार है, बढ़ई है, दस्तकार है, और गैर खेतिहर उत्पादक जो जैसे मछुआरे हैं जो खेती से दूर रहते हैं, ये सभी इसी में शामिल किए गए। सन 1928 में मुंबई प्रांत में एक पिछड़ी जातियों के लिए बनाया गया था, जिसमें एक कमेटी नियुक्त की गई थी जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के निर्देशन में की गई थी, जिसमें शूद्र वर्ण के जुड़ी हुई जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग का नाम दिया गया था। अगर अक्षमता के आधार पर देखें तो अक्षमता के आधार पर अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट करके देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं उनको भी इससे दूर रखा गया है, इस शिक्षा से दूर रखा गया है। तो अगर हम प्राचीन काल पे जाते हैं तो प्राचीन काल में अक्षमता को अपराध माना गया है। अक्षम व्यक्ति, जो अक्षम मतलब जो कुछ कार्य करने में अपने को सक्षम नहीं पा रहा है, उसके माता पिता भी उसको इन चीज़ों से दूर मानते थे कि यह कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। इस आधार पर जो यूनान था, स्पार्टा था, इसमें जो सैनिक थे, सैनिक को भी अक्षमता के आधार पर दूर कर दिया गया, उनको इन सब चीज़ों से बड़ा अलग रखा गया। अब दूसरी बात आती है जिसके लिए हम पहले से बात करें, सामाजिक रूप से वंचित बालक। तो सामाजिक रूप से वंचित बालक वही हैं जो नस्लीय हैं, पक्षपात जिनके साथ हुआ है, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है, जिसके लिए कि जिन शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं, अनुसूचित जात, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, इस तरीके के हमने ढेरों से संदर्भ बीच में जोड़ दिए हैं। विकलांग व्यक्ति है या दिव्यांग व्यक्ति है, ये जितने भी हमने अपने ग्रुप में अलग अलग वर्ड्स जोड़े हुए हैं, ये सभी जो है एक तरीके से सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के लिए ही जोड़े गए हैं। अगर हम इनके प्रकारों पर जाते हैं तो अगर हम सामाजिक रूप से कमज़ोर वालों को जाते हैं तो जैसे सड़क के किनारे आप देखते हैं कि भीख मांगने वाले लड़के हैं, ये सड़क के किनारे वाले भी सामाजिक रूप से कमज़ोर हैं। मानसिक रूप से मंद बुद्धि बालक, जिनकी बुद्धि कम है। कुछ ऐसे बालक होते हैं जो गुमनाम होते हैं, जिनको अपने बारे में कुछ भी नहीं मालूम होता है। कुछ ऐसे बालक होते हैं जो प्रताड़ित किए जाते हैं, घर परिवार में उनको प्रताड़ित किया गया, उनको मारा गया, पीटा गया, तो जो प्रताड़ित बालक हैं वो भी इस पे आ जाते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा एक अलग जाते हैं, जैसे एड्स से पीड़ित बच्चे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, जैसे कुष्ठ रोगी हैं, ये सभी भी सामाजिक रूप से वंचित की श्रेणी में आते हैं। और इसके साथ साथ ही जो मंद बुद्धि, जिनको मंद बुद्धि कहते हैं, वो भी इसी में आ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जातियों की, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, ये सभी कैटेगराइज किए गए। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जातियाँ जो है इसको जो है एक अभिशाप के रूप में माना गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने हमारे देश के संविधान सभा के अध्यक्ष थे, इन्होंने
बताया कि जो ये घटना है सामाजिक असमानता की, एक दूसरे को छूने से, एक दूसरे को स्पर्श करने से, एक दूसरे के समीप आने से जो लोग अपवित्र हो जाते हैं, अपवित्रता बताई जाती है, वो गलत है। जैसे एक बार की बात है कि एक व्यक्ति था, वो अपने घर पर मुर्गा और इस तरीके की चीज़ें काट करके उसको पकाता था और खाता था। क्षेत्र के कुछ लोग उससे प्रभावित थे, बड़ा परेशान थे, तो उन लोगों ने कहा कि आखिरकार कौन सा तरीका है कि इसको सही किया जाए। वहाँ के कुछ लोग उस व्यक्ति के घर गए और उस व्यक्ति से कहा कि भाई ऐसा है, तुम अस्पृश्य हो गए हो, तुम अछूत हो गए हो और तुम्हें हम लोग जो है पवित्र करने जा रहे हैं। तो बोले क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने उसके ऊपर गंगा जल छिड़क दिया और कहा आज से तुम जो है पवित्र हो गए, कोई बात नहीं, और आज से तुम ये सब छोड़ दो। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, आज से मैं नहीं बनाऊंगा। अगले दिन 2 दिन बाद फिर वो उस मकान से वैसी ही महक आने लगी, और जब वैसी ही महक आने लगी तो लोगों ने बड़ा विरोध किया और उसके घर पहुंचे। बोले आज भी तुमने मुर्गा बनाया है? तो बोले मुर्गा बनाया है, लेकिन मैं मुर्गे को जो है गंगा जल से पवित्र कर रहा हूँ, और जब गंगा जल से पवित्र कर रहा हूँ तो मुर्गा कहाँ रह गया? ये तो प्रसाद है भगवान का। तो इस तरीके के जो चीज़ें हैं जिससे जो दलित और इन सब से हमारा देश पिछड़ा हो रहा है, इसको हमें दूर करना पड़ेगा। साइमन कमीशन ने भी 1935 में अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया था। दूसरी बात आ जाती है अनुसूचित जनजातियाँ। जनजातियाँ जो शेड्यूल्ड ट्राइब्ड हैं, ये जो वह वर्ग है जो हमारे बीच में नहीं रहता। जनजातियाँ मतलब ये समुदाय में रहते हैं और इनको जो है भौगोलिक स्थिति में, इसको एक तरीके से देखा जाए, इनको जंगली जाति कहा जाता है। ये पूर्ण रूप से जंगली जातियां हैं जो जंगलों में ही रहती हैं, दूर दराज पहाड़ों के क्षेत्र में रहती हैं, और ये आधुनिक सभ्यता से बहुत ही दूर रहती हैं। अब इनकी शिक्षा दीक्षा की बात करते हैं। अनुसूचित जातियां और जनजातियां दोनों की शिक्षा दीक्षा की बात करें तो दोनों में हम मालूम है कि ये सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तीनों रूप से पिछड़ी मानी जाती हैं। इनको तिरस्कृत किया गया, धर्म जाति के आधार पर इनको अछूत भी कहा गया है। तो इनके जो अपने संगठन है, धर्म, संस्कृति, इनका सब कुछ अलग अलग है। और ये जो भी हैं, ये थोड़ी बहुत शिक्षा के बारे में बात करते हैं। अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या का एक बहुत छोटा हिस्सा ही, कुल प्रतिशत का बहुत छोटा हिस्सा ही शिक्षा प्राप्त किया हुआ है। अनुसूचित जातियां जो हैं 16.6% खाली शिक्षा प्राप्त थी, जिसमें ग्रामीण 18% था और शहरी 12% ही शिक्षा प्राप्त था। जनजातियों की बात करें तो 8% टोटल था, जिसमें कि ग्रामीण जो है 11% और शहरी जो है 2.8% था। अब अगर इनके बारे में बात, तो इनको ये कैसे इनको सही किया जाए, तो उसके लिए कुछ कानून में जो हमारे संविधान था, संविधान में कुछ व्यवस्थाएं की गई। इनको विशेष अधिकारी की व्यवस्था की गई, जिसमें एक विशेष अधिकारी की व्यवस्था के आधार पर इनको जो है वो विशेष अधिकारी इनकी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को भेजता था और वो सदन की कार्रवाई के लिए भेज देता था। लोकसभा, विधानसभा में आरक्षण दिया गया, पंचायती राज व्यवस्था में भी इनको आरक्षण दिया गया, सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। इस तरीके से आरक्षण के माध्यम से कि शायद ये अपना आगे बढ़ जाए, लेकिन अगर हम देखें तो इनके मन की भावना को हम नहीं बदल पाते। इनको अनुसूचित जाति में रहने में मज़ा आता है। इनको लगता है कि इससे हमें, हमारे समाज को कुछ अतिरिक्त फायदे हो रहे हैं। उस अतिरिक्त फायदों के कारण ये अपने को वैसा ही बनाए रखना चाहते हैं जैसे ये थे। जबकि सरकार द्वारा भिन्न भिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें छात्रवृत्तियाँ इनको दी जाती हैं, छात्रावास की सुविधा दी जाती है, और पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र इनके लिए बनाया गया, अनुसंधान प्रशिक्षण के दिया जाता है। अनुसूचित जाति विकास निगम है, और सबसे खास जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति के बालिकाओं को वहीं पर रह करके आवासीय सुविधा के साथ रखा जाता है। और वहां पर लगभग 2000 विद्यालय खोलने का लक्ष्य है, जिसमें कि 1000 विद्यालय हमारे बन चुके हैं। तो इस तरीके से सरकार की बहुत सी स्कीम्स हैं, लेकिन ये इनका प्रयोग, इनका कोई भी फायदा नहीं उठाते हैं। और नव विद्यालय भी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ही बनाए गए हैं। इस तरीके से सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन अगर हम देखें तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ये इन सुविधाओं को अपने पास अपने फायदे के लिए लेना ही नहीं चाहते। ये जैसे थे वैसे ही बने रहना चाहते हैं। तो आज हम लोग इतना ही, फिर अगली कक्षा में फिर बात करते हैं।